लेते हैं, और फिर कैंसर में हम क्या खा सकते हैं? कैन वी हैव सम? हाँ श्योर। तो सबसे पहले जो हमारे एंशियंट इंडिया से जो खाना चला आ रहा है, तो उससे नहीं होगा कैंसर। बहुत अच्छी, ठीक है। तो वो जो हमारे घर का खाना है ना, दाल चावल सब्जी रोटी, उससे नहीं होता कैंसर। कैंसर अगर खाने से हम रिलेट करें तो जो मेनली हाई फैट डाइट होता है, अल्कोहल होता है, ये सारी चीजें कैंसर कॉज कर सकती हैं। लाइक अल्कोहल है, अब हाई फैट डाइट है, मोटापा हो गया, अब वो मोटापे की वजह से लिवर में कुछ ट्यूमर्स हो सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर इज ऑल्सो एसोसिएटेड, कोलन कैंसर हो सकता है। मोटापे को सिर्फ एक बॉडी शेमिंग से लेते हैं, इट्स अ डिसऑर्डर, ये आपको डायबिटीज कॉज कर सकता है, हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल जम गया, सिर्फ आपकी बॉडी में फैट थोड़ा ना जमा है, आपकी नसों में भी जमा है। तो कैंसर तक हो रहा है अब तो मोटापे से, तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टेस्ट बड्स को कंट्रोल अच्छा, करना ही है। कैंसर तो आपको हो सकता है धीरे धीरे मारेगा, बट जो हार्ट अटैक आएगा वो पहले मारेगा। Hi, I'm Dr. Tanu, founder of P-Checks Health. We talk everything about health and we want your shared journeys. आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, कैंसर स्पेशलिस्ट। कैंसर के नाम से भी लोग डरते हैं, एंड लुक एट हर, शी इज ऑल स्माइल्स एंड शी इज देयर टू गाइड अस थ्रू द कैंसर जर्नी। वो आई हैं यहाँ पे स्पेशली यही आपको सब बताने के लिए, कैंसर क्यों हो रहा है, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इसकी जर्नी में आपको डरना नहीं है। तो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर सुगंधा from Accord Hospital, a renowned oncosurgeon. Hello ma'am. हेलो। सो सबसे पहले लोगों के मन में सवाल ये आता है कि कैंसर क्या है। तो कैंसर जो है, एक तो आपके शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, और जो हमारे नॉर्मली जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं एंड देन दे गो इन सेनेसेंट फेज, लाइक दे डाई। सो दे डिवाइड एंड डाई, डिवाइड एंड डाई, सो देयर इज अ बैलेंस। सो जो कैंसर सेल्स है इस बैलेंस को ओवरकम कर जाते हैं, दे डोंट डाई, दे बिकम इमॉर्टल एंड दे डिवाइड रैपिडली। सो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और वो मरते नहीं हैं, सो दैट बिकम ए कैंसर, दैट इज वो बढ़ रहे हैं। तो कोई भी जो गांठ हो रही है, एक छोटी सी भी, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक गांठ होती है, वो बढ़ रही है, तो वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसके सेल्स मर नहीं रहे और डिवाइड होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर कैंसर सुन के लोग जो डरते रहते हैं, हम डॉक्टर सुगंधा के साथ आए हैं ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। जैसे उन्होंने बहुत सिंपली बताया कि गांठ है, बढ़ रही है, कैंसर हो सकती है, टेस्ट करा लो, वेरी सिंपल। और अगेन, हर गांठ कैंसर नहीं हो सकती और कोई भी गांठ कैंसर हो सकती है। तो इसलिए जब तक टेस्ट नहीं कराओगे तब तक पता ही नहीं चलेगा। यस मैम, आई वांटेड टू आस्क यू कि बहुत सारे जो इन्फेक्शंस हैं दे आर लिंक्ड विद कैंसर, कैन वी हैव सम इंफॉर्मेशन? Yeah, sure. There are mainly few infections that are linked with cancer, like HPV infection, human papilloma virus. So ये linked है cervical cancer in females and penile cancer in males. And some are also linked, mainly earlier but also now, nasopharyngeal cancer, जो हमारे नाक के पीछे का हिस्सा होता है, उस कैंसर से भी HPV associated है, and some of the oral cancers also. Then there is H. pylori infection. H. pylori infection mainly हमारे स्टमक कैंसर में होता है, स्टमक कैंसर एंड ड्यूडनल कैंसर में होता है। फिर आता है हेपेटाइटिस बी और सी। जो हेपेटाइटिस बी और सी वायरसेस होते हैं, इनके इन्फेक्शन से लिवर का कैंसर होता है। प्लस एक और डेडली वायरस है जिससे सभी डरते हैं, HIV। सो उस इन्फेक्शन में अगर डिजीज ज़्यादा बढ़ जाती है तो कुछ सार्कोमास, लिम्फोमास, ये सब हो सकते हैं। तो बेसिकली इन्फेक्शन को हमें इग्नोर नहीं करना। अगर आपको बहुत टाइम से यूरिन का इन्फेक्शन चल रहा है या आपको कहीं पर बहुत ज़्यादा जख्म हो गए हैं, तो उसको डॉक्टर को दिखाइए, टेस्ट कराइए। हो सकता है वो इन्फेक्शन एक कैंसर की वजह से। अपार्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, कहीं पे भी कोई घाव है, एक जगह किसी को बर्न हुआ, 20 साल 30 साल बाद वहां पे घाव हो गया, अब उस घाव को हम अगर छोड़ देंगे कि नॉर्मल घाव है, नहीं, वो अगर हमने उसे छोड़ दिया ना, वो धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेगा। कहीं पे भी कोई भी घाव हो गया, मुंह में घाव है या कोई भी चीज जो आपको अबनॉर्मल लग रही है ना, वो कैंसर हो सकती है। माय गॉड, कैंसर हो सकती है, अब ऐसी चीज़ें ध्यान में रखिए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट एज? क्योंकि ये एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है फ्रॉम सो मेनी पेरेंट्स, सो मेनी गर्ल्स आर अराउंड। क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता ही इन्फेक्शन से होता है, इन्फेक्शन सेक्सुअल एक्टिविटी से आता है। बिल्कुल, वी हैव टू नो कि अप्रोप्रिएट एज क्या है, सो दैट गर्ल्स, यंग गर्ल्स कैन गेट इट वैक्सीन। सो सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है वो टीन एज में दी जाती है। यू कैन गिव आफ्टर द एज ऑफ 9। अगर
एज 14 से पहले दे दी तो देर आर ओनली 2 डोजेज, और अगर 14 से के बाद दी है तो 3 डोजेज, बट इट शुड बी गिवन, द डोजेज शुड बी कंप्लीट बिफोर फर्स्ट सेक्सुअल एक्टिविटी, देन इट विल बी तो हेल्पफुल। आई थिंक इसमें स्कूल्स का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, अगर स्कूल में ये बात अवेयर कर दी जाए, दे कैन रन अ कैंपेन एंड दे कैन प्रिवेंट अ डेडली कैंसर इन अ फीमेल। यस, सो आई थिंक मुझे लगता है एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग स्कूल में ज़रूर करेंगे, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन कैन बी गिवन वेरी नाइसली। and बी अ चैप्टर इन इटसेल्फ। you know what, I'll tell you an interesting fact. Right. So अगर हमने सारी फीमेल्स को वैक्सीनेट कर दिया सर्वाइकल कैंसर के लिए, एचपीवी वैक्सीनेट कर दिया, तो वो एचपीवी इन्फेक्शन नहीं होगा, तो सडनली सोसाइटी से पिनाइल कैंसर जो एचपीवी से एसोसिएटेड है वो भी चले जाएंगे। माय गॉड, एक तीर से दो निशान हो जाएंगे। दैट्स रियली नाइस। जी। तो सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली क्या है? सर्वाइकल कैंसर प्लीज करें। सिंपल लैंग्वेज में, चूंकि लोग यहाँ हमारी नॉर्थ इंडिया में हिंदी लोग ज्यादा बोलते हैं, सर्वाइकल कैंसर इज सर्विक्स का कैंसर, दैट इज बच्चेदानी का मुंह, हिंदी में बोलते हैं बच्चेदानी का मुंह, तो इट इज बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ये पता कैसे चलता है? अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही हो अपार्ट फ्रॉम योर मेंसेस, अगेन इट इज ए डिजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ओके, सो आपको ब्लीडिंग हो रही हो, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद ब्लीडिंग हो रही हो या पेन हो रहा हो, कुछ स्पॉटिंग हो रही हो, दैट कैन बी वन ऑफ द थिंग्स, एंड इट कैन बी सो डेडली दैट इफ इट प्रोग्रेसेस ये सराउंडिंग ऑर्गन्स को बहुत जल्दी इन्फिल्ट्रेट करता है, आपके यूरेटर्स ब्लॉक हो जाएंगे, आपकी किडनीज खराब हो जाएंगी, कुछ भी हो सकता है। इट इज सो डेंजरस, इट कैन कॉज ए फिस्टुला इनटू योर रेक्टम, मतलब कि आपके जो इंटेस्टीन्स हैं, जो लार्ज इंटेस्टीन है, उससे कनेक्शन बन जाएगा, सो आपका स्टूल आपके वजाइना के थ्रू आ सकता है अगर हमने इसे इग्नोर कर दिया और इसको आगे बढ़ने दिया तो। बट अगेन देयर इज अ गुड न्यूज कि इसका ट्रीटमेंट भी है, अगर आप इसे अर्ली डायग्नोज कर लेते हो, आप अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करते हो, देन इसका ट्रीटमेंट भी है, सर्जरी, और अगर थोड़ा सा स्टेज बढ़ गया तो रेडिएशन से ये ठीक हो जाता है। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है, लेकिन हमें कहाँ ध्यान रखना है? सो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम है एचपीवी इन्फेक्शन। अब एचपीवी इन्फेक्शन कहाँ से आएगा? सो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, देयर आर हाई चांसेस कि उनमें से कोई एचपीवी इन्फेक्टेड हो, बिकॉज अपने पार्टनर को तो आप जानते हो ना, बट व्हेन यू गो टू समवन you don't know their history na, they also can have multiple partners, बिल्कुल। so this infection can come. Then again hygiene, so bad hygiene, you are not maintaining cleanliness, ठीक है, so सफाई नहीं रखी, अब सफाई नहीं रखी, फिर हम ऐसे पब्लिक टॉयलेट्स में जाते हैं, वहाँ पे सफाई नहीं है, वहाँ से भी आ सकती है। so ये सारी कुछ चीजें हैं जिससे हम ये चीजें प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर हो भी गया तो अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एंड वैक्सीन most important, right? Vaccine is most important, but again, once you have started your sexual activity, its effect declines. Its effect declines rapidly. So मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी इसी बात के ऊपर ही। मान लो किसी ने वैक्सीन टीनेजर में ले ली, ठीक है, अब सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो गई, वैक्सीन पहले ले ली, मान लो, वैसे तो इट इज नॉट ट्रू, प्रैक्टिकली मैंने कभी नहीं सुना है कि किसी लड़की ने टीनेज में ली थी एंड देन सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्टेड, बिकॉज ये आई इतनी लेट है हमारे पास, और अभी भी लोग नहीं ले रहे हैं, बट नाउ द फीमेल इज सेक्सुअली एक्टिव, अब वो वैक्सीन ले रहे हैं, तो क्या कुछ इफेक्ट है कि नहीं है? बिकॉज एवरीवन वांट्स टू नहीं, नो। वैक्सीन उसने ले ली है ना पहले, हाँ, तो उसका इफेक्ट नहीं, बट लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद वैक्सीन ली है, अब इफेक्ट है बट कम है, मतलब जो बेस्ट इफेक्ट है इट्स इन, तो इट शुड बी रिपीटेड। डू यू सजेस्ट कि ऐसा? नो, देयर आर 3 डोजेस, यू शुड टेक 3 डोजेस, देन रिपीट करने का कोई मतलब कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं, बिकॉज दिस इन्फेक्शन इज नॉट लाइक कि बस ये आपके अंदर गया और आपको बीमार कर दिया, दिस इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन, सो यू नेवर नो कि हो सकता है जब आपने वैक्सीन ली है उससे पहले आपको इन्फेक्शन हो गया हो। बिल्कुल। बेसिकली डॉक्टर सुगंधा, अभी आपने सेक्सुअल एक्टिविटी की बात की, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की, आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जब स्कूल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस वेयर दीज किड्स दे डेवलप इनटू दीज अडल्ट्स, अगर वहाँ पे सेक्स एजुकेशन के बारे में एक ओपन माइंड में एक बात, सेक्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया, इट स्टिल इज अ टैबू, आई डोंट नो व्हाई, बट इट इज वेरी, यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इट शुड बी इन द करिकुलम इन द स्कूल ओनली। आई थिंक उससे इन्फेक्शन के बारे में भी उनको नॉलेज हो जाएगी, हाइजीन के बारे में नॉलेज हो जाएगी,
ऐसे HPV इन्फेक्शन के बारे में हमको पता चल जाएगा, वैक्सीन और प्रेवलेंट हो जाएंगी मिलनी। यस, अगेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में जो हम बात कर रहे थे और वायरसेस की, तो बिल्कुल। HIV, देन अगेन हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस Oh, सी, yes. these Hepatitis also तो बहुत ही important एक चीज Yes. हो गई cover करने के लिए। Can we have some kind of information on that? As Sure. a क्योंकि वो कैंसर भी करता है, we all know. बिल्कुल, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, और ये दोनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हैं। Right. प्लस जो ड्रग अब्यूजर्स हैं, वो जो नीडल्स हाँ, यूज हाँ, करते बिल्कुल, हैं, वो बिल्कुल, हाँ। सेम नीडल से दूसरे लोग भी कर लिए, बिल्कुल। तो कंटामिनेटेड नीडल से भी होते हैं। एंड दिस आई थिंक सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में अगर एजुकेशन मिल जाए टाइम पे, तो इतनी बड़ी बीमारी तो बच सकती है। B, C, बिल्कुल सर्वाइकल कैंसर, राइट? बिल्कुल। और हेपेटाइटिस बी की तो वैक्सीन भी है। ओ Hepatitis C वैक्सीन की देखो है। सब चीजों की बनी हुई है। नहीं अब वो सब ले- चीजों की तो नहीं बनी है अभी, फिर भी- बट यस लोग मैक्सिमम ले ही नहीं सर रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेसिंग। बट हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, इफ एंड इट इज मेनली फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, बिकॉज वो जो भी हैं वो We are- कंटामिनेटेड, yeah, उससे तो हमें exposure प्रिक्स का में डर आते भी हैं। रहता है। Yes. अच्छा, बहुत बार आपकी ओपीडी मेरी ओपीडी में हमेशा ये क्वेश्चन जरूर आता है, कैंसर या नॉन कैंसर? खाना खाना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठते हम सोचते हैं हम खाएंगे क्या, तो कैंसर किस खाने से होता है उस बारे में हम बात कर लेते हैं, और फिर कैंसर में हम क्या खा सकते हैं? बिल्कुल। कैन वी हैव सम? हाँ श्योर। तो सबसे पहले जो हमारे एंशियंट इंडिया से जो खाना चला आ रहा है, तो उससे नहीं होगा कैंसर, बहुत अच्छी बात ठीक है। बिल्कुल। सो वो जो हमारे घर का खाना है ना, दाल चावल सब्जी रोटी, उससे नहीं होता कैंसर। कैंसर अगर खाने से हम रिलेट करें, तो जो मेनली हाई फैट डाइट होता है, अल्कोहल होता है, ये सारी चीजें कैंसर कॉज कर सकती हैं। लाइक अल्कोहल है, अब हाई फैट डाइट है, मोटापा हो गया, अब वो मोटापे की वजह से लिवर में कुछ ट्यूमर्स हो सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ओबेसिटी ना। Yes, colon Actually ना, cancer लोग हो सकता है। मोटापे को सिर्फ एक बॉडी शेमिंग से लेते हैं। इट्स अ डिसऑर्डर, Yes. इट्स इटसेल्फ अ डिसऑर्डर। इट्स ए डिसऑर्डर। ये आपको डायबिटीज कॉज कर सकता है, हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है, आपको कैंसर दिल कॉज की कर बीमारी सकता लगा सकता है आपको। बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल जम गया, सिर्फ आपकी बॉडी में फैट थोड़ा ना जमा है, आपकी नसों में भी जमा है। तो कैंसर तक हो रहा है अब तो बिल्कुल। मोटापे से, तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टेस्ट बड्स को कंट्रोल अच्छा, करना ही पड़ेगा। कैंसर तो आपको हो सकता है धीरे धीरे मारेगा, बट जो हार्ट अटैक आएगा वो पहले मार वो रात में देगा। मार देगा। Exactly. बिल्कुल ठीक बोला आपने कि मतलब बहुत ही जरूरी है कि हम अपने टेस्ट बड्स पे कंट्रोल करना शुरू करें। हम जितना जितना पचा हो सकते हैं, सके घर का खाना खाएं, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाएं। बहुत जरूरी है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड होता क्या है? आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। लेट्स बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बातें होती है ना, हल्दी, लहसुन, ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। दे कैन प्रिवेंट, बट अगेन वो क्योर नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट अपनी डाइट में हम अगर डालते और हैं हमारे तो- इंडियन खाने में जो मसाले यूज होते हैं ना, दोज आर मोस्टली एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो अगर आप घर का खाना खाओगे ना, तो दैट इज लाइक बेटर। हम ये नहीं कह रहे उससे कैंसर नहीं होगा, हाँ। बट चांस कम हो जाएगा, है ना? Yes. क्योंकि और बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें आप कर रहे होंगे जिससे कैंसर हो सकता है। बिल्कुल। वो हमें नहीं पता है आप क्या कर रहे हो। लेकिन खाने की अगर बात करें, अच्छा कैंसर के पेशेंट कई बार पूछते हैं हम क्या खा सकते हैं? छोटी सी कैंसर एक के बात। पेशेंट सब कुछ खा सकते हैं, बिल्कुल। वो सब कुछ खा सकते हैं, ऐसा कोई खाने का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। हाँ, ड्यूरिंग कीमोथेरेपी देयर आर रेस्ट्रिक्शंस कि वो सब कुछ सफाई से रहे। लाइक हम उन्हें मना करते हैं कि कच्चे फल नहीं खाओ। रीजन क्या है? अब एक सेब खाना है किसी को, तो हो सकता है कि घर के किसी काम करने वाले ने सेब काट के रख दिया, और हमारा कैंसर पेशेंट जो कीमोथेरेपी पे है वो जाके सेब खा लेगा थोड़ी देर बाद, बट उसमें थोड़ी सी भी गंदगी है ना। अब कीमोथेरेपी के टाइम पे क्या होती है, आपकी इम्यूनिटी जो है वो लो होती है, तो उसमें इन्फेक्शंस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो कीमोथेरेपी हमारे ब्लड पे एक्ट करती है, हमारा TLC डाउन होता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो वी आस्क देम टू अवॉइड कि बाहर के उससे क्या बोलते हैं, जो जूस बेचते हैं जूसर से निकाल के उस समय, ओहो। वहाँ पे जूस नहीं पियो, ऐसे कुछ कहीं पे भी कटा हुआ रखा हो वो ना खाओ। सो दे आस्क कि नहीं कोई फ्रूट खाना हो तो वी टेल देम कि केला खाओ। सो इसका लॉजिक सिर्फ ये है कि केला वो छीलेंगे और उसी समय खा लेंगे। कोई भी आई डोंट थिंक कि केले का फ्रूट चाट बना के अब कुछ कर नहीं दैट सकते। इज डिफरेंट। लेकिन ये बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट मैम ने पुट फॉरवर्ड किया है। कटे हुए फ्रूट, पुरानी चीजें रखी हमें कैंसर में बिल्कुल नहीं खानी, कीमोथेरेपी स्पेशली ऑन व्हेन द पेशेंट इज ऑन कीमोथेरेपी। तो आई थिंक हमारा कंक्लूजन कैंसर के अराउंड यही है कि खाने की रिस्ट्रिक्शन हमने कोई की नहीं है। हम बस इतना बोल रहे हैं कि सफाई रखो। सफाई रखो। डॉक्टर सुगंधा, हाउ डू यू वांट टू लाइक कंपाइल दिस नाउ, बिकॉज आई थिंक लिसनर्स ने, ऑडियंस ने बहुत कुछ सुना है आज कैंसर के बारे में। एक टेक होम मैसेज क्या देना चाहते हैं? टेक होम मैसेज मेरे कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से लड़ना है।
कैंसर ट्रीट हो सकता है, इवन एट स्टेज 4 भी कैंसर ट्रीट हो सकता है। एक चीज़ और, आप शायद कह रहे थे कि ये कैंसर के स्टेजेस क्या है, तो स्टेजेस की बात हमने नहीं करी थी। तो Right. कैंसर 4 स्टेजेस में होता है। शुरुआती के स्टेजेस में तो कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इवन इन स्टेज 4 देयर आर फ्यू जो कि ठीक हो जाते हैं। कुछ में है कि आपके डिजीज के सिम्टम को कंट्रोल कर लिया जाता है, सो दैट जो भी है, अगर आप पे बहुत एकदम पूरी तरह से ठीक ना भी हो पा रहे तो भी एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ यू कैन लिव ऑन। ठीक है। और अगेन, जब कैंसर है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। टेक होम मैसेज ये है, कोई भी सिम्टम ऐसे आपको हो जो कि आपको एबनॉर्मल लग रहा हो, उसको इग्नोर नहीं करें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे एबनॉर्मल सिम्टम्स कैंसर के हैं, लेकिन वो कैंसर के हो सकते हैं। कोई भी गांठ आपकी बॉडी में हो, इग्नोर नहीं करना है, वो कैंसर हो सकता है। अगेन, ये डर के नहीं रहना है कि भाई अब तो मुझे गांठ हो गई है तो कैंसर ही होगा, मेरी जिंदगी खत्म। नहीं, सारी गांठें कैंसर नहीं होती, लेकिन कोई भी गांठ डॉक्टर के पास जाओ, टेस्ट कराओ, डरो मत बस। बिल्कुल। टेक होम मैसेज यही है कि हमें टेस्ट कराना है, टेस्ट से नहीं डरना, ट्रीटमेंट से नहीं डरना, और कैंसर से लड़ना है। देखो, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स आपके दोस्त हैं। जो भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं वो आपको हेल्प करना चाहते हैं। आप ऑल्टरनेट मेडिसिन करो, बाबाओं के पास जाओ, कोई कुछ नहीं कह रहा है। बट ऐसी जो बीमारियां हैं कैंसर जैसी, वो हमारे जैसे लोगों से बात करो, डॉक्टर से बात करो। वी आर देयर इन द ओपीडीज, वी आर देयर टू हेल्प यू। सो प्लीज़, कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से लड़ना है। वी शुड फाइट कैंसर विद गुड न्यूट्रिशन, गुड मेडिसिन एंड गुड काउंसलिंग, राइट? बिल्कुल। बाकी एकॉर्ड हॉस्पिटल में वी आर रनिंग ए कैंसर प्रिवेंशन कैंप। Wow. यू कैन कम एंड गेट योर फ्री एग्जामिनेशन डन फ्रॉम टुडे टू 8th Feb। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, वर्ल्ड कैंसर डे पे एक हॉस्पिटल इतना बड़ा काम कर रहा है, इतना बड़ा कैंपेन कर रहा है। आपको सिर्फ घर से तो निकलना है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़, आई थिंक, ज्वाइन द कैंपेन, मेक इट सक्सेसफुल। अपनी जर्नी भी शेयर करो, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी शेयर करो, राइट? यस, श्योर। थैंक यू डॉक्टर सुगंधा, दिस वाज अ Thank you. वेरी स्पेशल एपिसोड। बहुत अच्छा डिस्कशन था। आई एम श्योर जितने लोगों ने देखा लाइव में भी, और जब हम लोग इसको डालेंगे तो लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब तुम सो मच। थैंक यू। अब तुम Hi, I'm Dr. Tanu, PCheck's Health. With us, there's a special guest today, Dr. Sugandha. She's a surgical oncologist at Accord Hospital. हमारे साथ डॉक्टर सुगंधा आई हैं एक स्पेशल एपिसोड में। शी इज़ देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस, शी इज़ देयर टू आंसर कैंसर है क्या, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो फॉर एवरीथिंग डॉक्टर सुगंधा, वेलकम। थैंक यू सो मच। तो मैम, आप एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, यू नो, ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। यस। व्हाट मेड यू फेल्ट कि मुझे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी करनी है, मुझे ऑन्कोलॉजी करनी है? ओके, सो इंस्पिरेशन क्या थी मैम आपकी? basically when I was doing my MS general surgery at UCMS and GTB hospital, he was a teacher and he was a surgical oncologist. So when I used to see him ki how he does surgery so compassionately, well, I can tell his name, right? Of So course, he's बिल्कुल, Dr. बिल्कुल। Pankaj Garg, currently working at Mahantindresh Hospital, Dehradun. So he was there at general surgery in UCMS. So basically, when I used to see him working so compassionately, doing surgery and like head to toe, every cancer he used to operate. So I guess he is my inspiration. And seeing him, I thought that yes, I also want to do all the cancer surgeries, all the big cancer surgeries, and I followed my passion and I finally became a surgical oncologist. This is very inspiring for all the young boys and girls who are into medical field and want to explore surgical oncology. Very well said. So, Dr. Sugandha, I wanted to ask, every day in your OPDs you have cancer patients. Yes. What do you feel, कैंसर में इशू क्या है बेसिकली? क्यों इतना लेट डिटेक्शन है, या लोग अवेयर नहीं है, या टेस्ट टाइम पे नहीं करा रहे हैं? व्हाट इज द मेन इशू? व्हाट डू यू फील? एक्चुअली कोई एक फैक्टर नहीं है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। एक तो अवेयरनेस की कमी है कि पता ही नहीं है कि इस चीज़ से ये कैंसर हो भी सकता है। दूसरी चीज़ है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है बट हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो फर्स्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस। सेकंड, इग्नोरेंस, कोई प्रॉब्लम है बट उसको इग्नोर कर रहे हैं। थर्ड, एक प्रॉब्लम आती है डिनायल। डिनायल yes. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि आपको किसी ने सजेस्ट कर दिया है कि इट मे बी कैंसर बट यू आर डिनाइंग इट। स्पेशली इन हरियाणा आई यूज्ड टू सी कि अरे हम तो
घी मक्खन खाने वाले लोग हैं एंड ऑल, तो हमें तो हो ही नहीं Definitely, सकता, definitely. हमें तो हो ही नहीं सकता, Definitely. देसी लोग हैं हम। आई थिंक वर्ल्ड कैंसर डे पे स्पेशल एपिसोड करने का रीजन ही है, इट्स अ वेकअप कॉल कि आप बाद में डॉक्टर्स को ब्लेम करो, हॉस्पिटल को ब्लेम करो, व्हाई डोंट यू, हम पहले से शुरू क्यों नहीं करते इस पे काम करना, जब हम कहते हैं कि इस एज में ये टेस्ट करो। तो आई थिंक मेरा क्वेश्चन भी आप पे यही आता है कि व्हाट डू यू फील एज ग्रुप के हिसाब से या सिम्टम के हिसाब से क्या टेस्ट होना चाहिए जिससे आप कैंसर डिटेक्ट कर सो ऐसे देखिए कोई डिफाइंड टेस्ट तो नहीं है, देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि कह सकते हैं, लाइक फीमेल्स में स्पेशली 40 इयर्स के बाद एक बार मैमोग्राफी हो जानी चाहिए, एक बार क्या, पीपल सजेस्ट ईयरली मैमोग्राफी आफ्टर 40, then you should get a pap smear done. So these things are like non invasive, आपको कोई कष्ट नहीं होगा इससे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि पीपल आर लाइक अफ्रेड, डर लगता है उन्हें कि कोई टेस्ट कराएंगे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, इसमें मतलब हमें दर्द तो नहीं होगा। सो दीज आर टेस्ट जिसमें आपको दर्द नहीं होगा। जो स्मोकर्स हैं दे शुड गेट ए चेस्ट एक्सरे, दे शुड गेट रेगुलर डेंटल चेकअप्स, क्योंकि स्पेशली जो टोबैको यूज करते हैं तो डेंटल चेकअप से जल्दी पता चल जाएगी कि कहीं कोई उनका टूथ लूज है। सो वो लूज क्यों है, बिकॉज एल्वियोलस के कैंसर में लूज टूथ कैन कॉज, मतलब कैन बी फर्स्ट सिम्टम कि पहले So I think tobacco chewing can actually be a risk factor for a cancer. उसका symptom कितना simple है कि लूज टूथ है लेकिन वो जाएंगे नहीं। लूज टूथ है, ओरल अल्सर्स है, लूज टूथ, ओरल अल्सर, एवरीथिंग। सो दीज थिंग्स आर लाइक अर्ली सिम्टम्स, ये अर्ली सिम्टम्स हैं कि जिसमें कि कैंसर पता चल सकता है, बट पीपल टेंड टू इग्नोर कर देते हैं, और अगर किसी ने बता दिया तो भी कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो नहीं हो सकता। तो मुझे कैंसर देखो, मैं अमर हूँ कैंसर। वेरी वेल सेड। तो मैम जी, ये पेट के सारे कैंसर्स हैं, बिकॉज पेट सबसे बड़ी परेशानी है हमारे देश में। पेट बहुत बड़ी परेशानी है, गैस, एसिडिटी, अल्सर्स, लॉट ऑफ थिंग्स रिवॉल्व अराउंड गट एंड गट। तो उसके लिए क्या बोलोगे आप? एक्चुअली पेट इज वन थिंग जिसमें कई बार हम लोग पेशेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें दर्द शुरुआती दौर में नहीं होता है। पेट के कैंसर में नहीं, किसी भी कैंसर में शुरुआती दौर में स्टेज 1 स्टेज 2 में पेन नहीं होता है जब तक कि वो किसी नर्व को इन्फिल्ट्रेट ना कर ले, ठीक है। तो अब पेट में प्रॉब्लम क्या है कि पेट में तो पता ही नहीं चलता, तो अब अंदर ही अंदर वो कैंसर बन रहा है, अनलेस अनटिल कि वो एक सिग्निफिकेंट साइज का हो गया तब तक प्रॉब्लम नहीं पता चलती। जहाँ तक बात आपकी एसिडिटी की है, तो हाँ, स्टमक कैंसर में पता चल सकता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, एसिडिटी ज़्यादा हो रही है। तो भाई आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाओगे, तो ही और शी विल एडवाइज यू एंडोस्कोपी। तो वो एंडोस्कोपी में ही पता चलेगा कि अच्छा जो हमें एसिडिटी हो रही थी वो एक्चुअली किसी कैंसर की वजह से तो नहीं हो रही थी, है ना। दूसरी बात है डिस्फेजिया होता है, खाने में अटकता है। तो आई वंडर कि लोग तब आते हैं जब उनके अंदर पानी भी नहीं जा रहा है, वो तब क्यों नहीं आते जब रोटी खाना बंद हुआ था। तो ये एपिसोड ही इसलिए बनाया गया है कि बताने के लिए, मतलब मुझे लगता है कि लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है। वो क्या करते हैं, वो नेक्स्ट लेवल बाबाओं के पास चले जाएंगे। नहीं, वो बाबाओं के पास तब जाते हैं जब उनको पता चल जाता है कि कैंसर है। अच्छा, अब ये एक और कहानी है कि ट्रीटमेंट भी नहीं लेना है। हाँ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और बाबाओं के पास चले जाते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पैथी, बट आई थिंक कि आयुर्वेदा इज अ लाइफस्टाइल। So when you follow a lifestyle of 21st century and you want to follow treatment of some lakhs of years before, I don't know how it goes. It is very tough. It's a tough battle कि आप एक कैंसर की ट्रीटमेंट को, जहाँ हम इतनी रिसर्च कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना मैन पावर खर्च हो रहा है, वहाँ आप एक तरफ हम बात करते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो जब लोगों को पता चलता है कि कैंसर है, ये एक्चुअली तीसरी स्टेज है। जो पहला फेज था इग्नोरेंस, डिनायल, तो जब वो एक्सेप्टेंस आ जाती है तब वो जाते हैं अल्टरनेट मेडिसिन की तरफ, और उसके बाद फिर लेट्स सी हाउ इट गोज। जब वो एंड स्टेज पे बढ़ जाते हैं, कई बार वो एंड स्टेज से थोड़ा पहले आ जाते हैं, कई बार वो एंड स्टेज पे भी आते हैं। सो बेसिकली एक्चुअली कैंसर में लोग आ तो सकते हैं पहले, बट ये सारे 4 चीज़ें वो भूल जाते हैं कि पहले तो वो इग्नोर करते हैं, फिर एक्सेप्ट नहीं करते, डिनाइल में रहते हैं, फिर अल्टरनेट मेडिसिन के पास चले जाते हैं, उसके बाद वो फाइनली आते हैं आपके पास। नहीं, एक्चुअली नाउ देयर आर 2 एक्सट्रीम्स। जरूरी नहीं है, एक एक्सट्रीम तो ये है जो एकदम एंड स्टेज पे आते हैं। दूसरा एक्सट्रीम ऑफ पॉपुलेशन जो इंडिया में डेवलप कर रहा है कि पीपल कम एंड से मुझे चेक कीजिए कहीं मुझे कैंसर तो नहीं। हाँ, मुझे इस पे एक सवाल आपसे
पूछना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इसके मिथ्स क्या है, क्योंकि मुझे भी लोग फोन करके पूछते हैं यार मुझे यहाँ पे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मुझे यहाँ पे गांठ है, मुझे ये कैंसर तो नहीं है, मतलब लोग इतने वो प्रोएक्टिव लोग हैं। हाँ, नहीं, सबसे पहली बात, अगर आपको कोई गांठ है, कोई भी गांठ कैंसर हो सकती है और हर गांठ कैंसर नहीं होती, सो यू शुड गेट इट चेक्ड। अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि बायोप्सी, जब आप मिथ्स की बात कर रहे हो, सो देयर आर 2 मेन मिथ्स जो फैले हुए हैं, कि एक तो पहला कि कैंसर है तो वो क्यूरेबल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, कैंसर क्यूरेबल है, स्टार्टिंग स्टेजेस में कैंसर पूरी तरह से क्योर हो जाता है। दूसरा मिथ, बायोप्सी करने से कैंसर बढ़ जाएगा, ये आपने भी सुना होगा। लोग बायोप्सी कराना ही नहीं चाहते हैं, हम इतना समझाते हैं उनको कि भाई बायोप्सी के बिना हमें क्या सपने आ रहे हैं कि क्या कैंसर है। बिल्कुल, तो जैसा कि मैंने कहा कि हर कोई भी गांठ कैंसर हो सकती है और हर गांठ कैंसर की नहीं होती, तो ये पता कैसे चलेगा? ये बायोप्सी से पता चलेगा। इसलिए, लेकिन लोगों में जो मिथ है कि बायोप्सी करने से कैंसर बढ़ जाता है, एक्चुअली बायोप्सी करने से नहीं बढ़ता है। आप अगर इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट लेते हो तो वो कैंसर बढ़ जाता है। लाइक कैंसर की जो सर्जरी है, तो वी ऑल नो कि जब डॉक्टर कैंसर की सर्जरी के लिए बताते हैं तो एक मार्जिन बताते हैं कि भाई ये जितना कैंसर दिख रहा है ना, क्योंकि कैंसर के कण फैले होते हैं उसके चारों तरफ, तो सर्जरी उस हिसाब से बड़ी होती है। बिना बायोप्सी के, जैसे कहते हैं कुछ कैंसर्स में बिना बायोप्सी के ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर कैंसर, उसमें जो सर्जरी होती है वो बिना बायोप्सी की होती है। बट जब कैंसर का दूसरा ट्रीटमेंट एस्पेक्ट आता है, कीमोथेरेपी, यू कैनॉट गिव ए पर्सन कीमोथेरेपी विदाउट बायोप्सी। बिना बायोप्सी के आप कीमोथेरेपी नहीं दे सकते। प्लस जिस तरह से शरीर के हर अंग में अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं और एक ही अंग में भी अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं, उनकी कीमोथेरेपी डिफरेंट होती है। तो आप कौन सी कीमोथेरेपी दोगे? अब इट शुड नॉट बी ए हिट एंड ट्रायल। कीमोथेरेपी बुखार की गोली नहीं है कि भाई आए चलो पैरासीटामोल खा लो, नहीं तुम निमोस्लाइड खा लो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये कोई सच में कोई टॉफी नहीं है या फिर बिल्कुल। तो अगर आप कैंसर की कोई दवाई दे रहे हो तो आप उसको वही दवाई दोगे जो उस पर असर करेगी। तो जब हमें कैंसर के टाइम का पता चलेगा आफ्टर बायोप्सी, तो उस हिसाब से उसको दवाई देगी, सो दैट उस कैंसर पे उसका बेस्ट इफेक्ट आए। देयर आर साइड इफेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रीटमेंट, सो देयर आर साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडियोथेरेपी आल्सो एंड कीमोथेरेपी आल्सो। फॉर कीमोथेरेपी यूजुअली हेयर लॉस, नॉजिया, वॉमिटिंग। फॉर रेडियोथेरेपी देयर कैन बी कि जो रेडियोथेरेपी दी गई है वो किस साइट पे दी गई है और उसके चारों तरफ और कौन से ऑर्गन्स हैं, उनमें थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट आ सकता है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, एक्चुअली मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे ब्रेस्ट कैंसर में ये पूछनी है। एक तो ब्रेस्ट कैंसर का बहुत स्केयर है पॉपुलेशन में, व्हाट आर द एक्चुअल रिस्क फैक्टर्स फॉर इट, एंड देयर इज अ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। आई थिंक दीज यूट्यूब वीडियोज आर अवेलेबल एंड पीपल शुड डू इट। आई मीन आई थिंक आप इस पे एक एनलाइटमेंट दो। या श्योर, ब्रेस्ट कैंसर अपना डिटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो पहली बात तो ये है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड दैट डॉक्टर तनु हैज सेड कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सो देयर आर 2 things. One, you don't have a family history. Second, you have a family history. If you don't have a family history, you do your self breast examination. If you find any lump, you can consult a doctor. At 40, you should get a mammography done because mammography can detect the non-palpable cancer also. So जो palpate नहीं हो रहे, जिन्हें हम छू के गांठें जिनको नहीं पता कर पा रहे, तो उनको मैमोग्राफी से पकड़ लेते हैं। दूसरी चीज होती है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन फैमिली, आपके फैमिली मेंबर्स में आपकी मदर को, आपकी मैटरनल आंट्स, सो फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री रिलेटिव को अगर आपके मदर साइड में और इवन फादर साइड में भी अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, सो यू हैव ए फैमिली हिस्ट्री। तो उसमें क्या करना है? तो उसमें आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना है। कब? जब भी आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, जिस एज में, जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था 40 इयर्स में, you should consult your doctor at 30, 10 years before the cancer occurred in your family. Okay, before the age जिसमें कि कैंसर हुआ ये था। पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट दिस डाउन समवेयर इन योर नोटबुक्स, कि किसी को अगर कि जिस एज में हुआ था उसके पहले के एज से, उससे पहले से आप कंसल्ट करो, आप अपने डॉक्टर से ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराओ, एनी सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एनी एंडोक्राइन सर्जन, एंड आई थिंक and for that matter any surgeon, right, you should get your breast examined by a surgeon, and again not a gynecologist, because breast is not a gynecological disease. I have seen many patients going to gynecologists just because they want a female doctor, but you should consult a surgeon.
सो आई थिंक अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रेस्ट कैंसर में जो अभी भी बहुत ज़्यादा वो है कि कौन इस पे रिस्क फैक्टर पे अभी भी है, मतलब क्या लेट मैरिजेस या लेट ब्रेस्ट फीडिंग, इज इट समथिंग लाइक दैट, इज इट? देयर आर फैक्टर्स, जैसे कि अब एग्जैक्टली लेट मैरिज को तो ब्लेम नहीं करेंगे, बट हाँ लेट मैरिज होगी तो चाइल्ड बर्थ भी लेट ही होगा. Right, So basically first child birth at a later age, then no breastfeeding, people usually So can we define this age? Because sometimes now women are entrepreneur, they're working hard, they're going out, they're getting married also late. I know, I myself 35, I am also a risk factor. Yeah. So I basically mean, more these than women 30. can actually more, they can be self-aware of these things. So first child more than 30 years is a risk factor. So So notice I come under this risk factor, but I can't avoid this. Why we are not discussing men? I think men, We should discuss. है ना, men के बारे में डिस्कस करते हैं. उन्हें क्या प्रॉब्लम है, उन्हें किसी का कैंसर हो सकता है, उन्हें कब कब क्या टेस्ट कराने चाहिए. लेट्स हैव अ लाइट ऑन दैट. So men में in India most common cancer is oral cancer. So oral cancer में as such कोई टेस्ट नहीं है, but yes dental checkups, oral examination. इनफैक्ट आप खुद भी जब ब्रश करते हो तो एक बार देख लो ना मुंह में कि कहीं कोई घाव तो नहीं है, कहीं जल तो नहीं रहा, या मेरा कोई टूथ लूज तो नहीं है, कोई ऐसा घाव तो नहीं जिसे महीना हो गया बट अभी तक भरा नहीं. तो डोंट इग्नोर दैट, उसको इग्नोर नहीं करना, उसका जाके चेकअप कराना है, वो चेकअप करा लो. अगर आपके डॉक्टर को लगता है, वो दो चीजें बोल सकते हैं कि नहीं ये कैंसर नहीं लग रहा, ये दवाइयाँ ले लो ठीक हो जाएगा, दैट्स फाइन. अगर वो कहते हैं नहीं इट कैन बी कैंसर, लेट्स गेट इट चेक, तो प्लीज गेट इट चेक, यस गेट इट बायोप्सी. तो फिर मत डरो, मगर डिनाइल में भी मत जाओ और उसका मजाक भी मत उड़ाओ कि यार ये क्या बोलते रहते हैं. अगर आपके मुंह में कोई घाव और जो भर ही नहीं रहा है तो चेक कराना तो बहुत जरूरी है. दूसरा कॉमन कैंसर है लंग कैंसर. सो लाइक अगेन रिलेटेड टू स्मोकिंग. yes, it is related to smoking and pollution both. Oh my god, this is really bad for us कि pollution भी अब कैंसर की उसमें आ चुका है. Yes, so Delhi people use mask. बिल्कुल. So there are multiple factors. कुछ जेनेटिक हैं, कुछ एनवायरमेंटल हैं और कुछ हैबिचुअल है. तो जो हैबिचुअल है उससे तो एक टाइप के कैंसर्स होते हैं. बेसिकली कैंसर कॉज करने के लिए देयर आर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ जीन्स जो या तो हमें बाय बर्थ मिल जाते हैं अपने पेरेंट्स से, और या फिर ड्यूरिंग आवर ग्रोथ वो जेनेटिक चेंजेस बॉडी में हो जाते हैं. सो नो वन हैज़ ए कंट्रोल ऑफ इट, दैट यू कांट अवॉइड. वो अगर आपके जेनेटिक चेंजेस हो गए हैं तो वो तो कैंसर होना ही है. बट जो स्मोकिंग और टोबैको से कैंसर हो रहा है वो हम अवॉइड कर सकते हैं. राइट. अगर आपको कोई सिम्टम हो रहा है उसको इग्नोर मत करो. वो Yes. तो अवॉइड कर सकते हैं. हाँ, मान लो ignore- अपने जीन्स को आप चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल, बिल्कुल. जेनेटिक्स को कुछ नहीं बता सकते, बट एटलीस्ट जो हम बता रहे हैं और जो लोग इतना बता चुके हैं, एक बहुत ही सिंपल चीज है. जो हमारे कभी शार्प टूथ होते हैं और वो कभी चीक में अल्सर कर दिया अंदर से, तो उसने टोबैको नहीं लिया, बट वो शार्प टूथ की वजह से जैसे दांत बहुत ज्यादा नुकीला हो और वो बार बार कट रहा है, वो बार बार कटने की वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होके और फिर उसमें कैंसर डेवलप कर जाएगा. सो व्हाई वेट 6 months फॉर इट टू डेवलप कैंसर? जस्ट सिंपल सी चीज है, आप किसी डेंटल डॉक्टर के पास जाओगे, वो उस टीथ को ना ग्राइंड कर देंगे और आपका वो अल्सर भी ठीक हो जाएगा और आपको आगे कैंसर भी नहीं होगा. तो मतलब बहुत ही सिंपल चीज़ें करने से आप इतना बड़ी बीमारी को अवॉइड कर सकते हो, इतनी बड़ी सर्जरी को अवॉइड कर सकते हो, पर उस सिंपल को करना आप ही को पड़ेगा. लाइफस्टाइल चेंजेस. अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी थी. आजकल पेट के कैंसर बहुत ज़्यादा है हमें. इज इट रिलेटेड टू द फूड चेंज, जो इतना खाना बिल्कुल बदल गया है हमारा, इतना ज़्यादा बारबेक्यूड फूड है? Yes, इसका रीजन है? not exactly barbecued, but this high fat content. अच्छा, This can be a factor for colon cancer. कोलन कैंसर के लिए हाई फैट कंटेंट. यस. सो आई थिंक हमारे खाने में बहुत ही चीज़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें डलने लगी. बट अच्छी भी लगती है ना, प्रॉब्लम ये है. तो जैसे कि आपके यहाँ टेस्ट बर्ड ऐसे चेंज हो गए हैं कि वही चीजें अच्छी लगती हैं. मतलब देखो, ट्रेडिशनली तो दाल चावल हमारा खाना था, बहुत ही अच्छे से हम खा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके हमने टेस्ट बर्ड्स को इतना ख़राब कर दिया कि आज डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, PCOS, कैंसर के सारे हमारे पास हैं, ओनली बिकॉज ऑफ आवर टेस्ट बर्ड. मैदा जो हम इतनी खा लेते हैं ना, उसी की वजह से. आई थिंक थोड़ा बहुत कंट्रोल मैदा नहीं है, मतलब इट्स, आप किसी एक चीज को ब्लेम नहीं कर सकते. ऑल दीज ऑयल्स एंड राइट. so आई थिंक everything- palm oil and all of those things were also being blamed for this because fried multiple things are risk factors. But I think these things have led to a increase in gastric cancers, like a lot of inflammation, Actually, colon cancers. gastric cancer is related to packed food So packed food एक बहुत बड़ा and problem H. है. pylori infection.
H पर आई थिंक क्रॉनिक इन्फेक्शंस इन द स्टमक. सो इसके लिए आपको क्या लगता है व्हाट शुड दे डू? नो, इफ यू हैव chronic gastritis, chronic गैस कुछ हो रहा है, आप टेस्ट कराओ ना. H pylori किट्स होते हैं गैस्ट्रो मेडिसिन डॉक्टर्स के पास. बिल्कुल हाँ, एंड दे प्रिस्क्राइब इट आल्सो. और H pylori के ट्रीटमेंट किट्स भी होते हैं. तो फिर आजकल तो मुझे मार्केट में कुछ एक अजीब सा ट्रेंड है. H pylori किट के अलावा पता नहीं कुछ बेच रहे हैं अजीब अजीब सी चीजें. मुझे नहीं लगता उनसे कुछ फर्क पड़ सकता है बिकॉज इट्स अ बैक्टीरिया. यू हैव टू किल इट ना. yes, You have to give an antibiotic for it, a proper antiacid. there is a 14-day course for anti H pylori treatment. So if you get detected with H pylori infection, you should take treatment for that 14 days. अच्छा, मेन के कैंसर्स के बारे में आई थिंक द इम्पोर्टेंट इज नाउ प्रोस्टेट का जो इशू है, क्योंकि प्रोस्टेट की सिम्टम्स को लोग इग्नोर भी कर देते हैं और वो प्रॉब्लम भी उनको समझ नहीं आती. और वो कैंसर भी ऐसा है कि वो स्पाइन में और हर जगह फैल जाता है. Actually, prostate cancer is a good cancer. राइट It grows very slowly राइट. and it metastasizes also very slowly. Like very. Right. So, यू गेट अ टाइम टू नो कि क्या Yeah. हो रहा है. but the problem is कि जो सिम्टम है, यूरिन के सिम्टम्स जो आते हैं प्रोस्टेट की वजह से, तो वो नॉर्मल एज के साथ भी आते हैं. बिल्कुल हाँ. So you have to get it checked again कि whether it is just benign thing or इसमें cancer हम thing. क्या टेस्ट कर सकते हैं मैम जिससे कि हमें स्पेसिफिकली पता चल जाए कि ये कैंसर और ये कैंसर नहीं है? Serum PSA सीरम PSA, यस. and an ultrasound to look for prostate कि whether there is some lesion or not or it's just an enlargement. And if there is a lesion, you should get a biopsy. अगर किसी को मतलब यूरिन के सिम्टम आने शुरू हो गए हैं तो कितने टाइम में उनको PSA रिपीट करना चाहिए कि कैंसर पता चले या 3 months. तो 3 मंथली दे शुड बी रिपीटिंग द PSA, राइट? Yes. सो वी कैन नोट दिस डाउन कि PSA हर 3 मंथ्स में आपको रिपीट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन. And अगर आपको यूरिन के सिम्टम्स हैं, then consult a doctor. वो सिम्टम भी आप क्यों रखना चाहते हो? मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ. There are Symptom medicines. रखने क्यों है Exactly. मतलब? There are medicines जिससे वो सिम्टम भी ठीक हो जाएंगे. और जब आप डॉक्टर के टच में रहोगे ना, तो वो आपका सारा टेस्ट करके ये आपको बता देगा कि इसमें कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है. ब्रिलियंटली सेड. हाँ बिल्कुल. कोई और- भी सिम्टम क्यों रखना है? नहीं बिल्कुल मैम, बिल्कुल ठीक बात है. लाइफ को बिंदास जियो ना. लोग हैं क्यों यहाँ पे? डॉक्टर्स किस लिए है? तुमसे बात करने के लिए. नहीं, आई हैव ऑलवेज सीन पीपल इग्नोरिंग. जैसे मेनोपॉज ही है. मेनोपॉज में औरतें सफर ही करती रहती है. आई थिंक गायनेक्स को मिलेंगी, डिस्कस बिल्कुल. करेंगी. maybe तब तो counselors उन्हें को पता मिलेंगी. चलेगा कि HRT नाम की कोई चीज होती है. HRT का तो एक बहुत बड़ा मिथ हुआ करता था. आई थिंक अब इट शुड गेट रिजॉल्व कि उससे कैंसर हो जाता है. नहीं, HRT से कैंसर नहीं होता है. ये एक मिथ था. और मे बी इनिशियली जब HRT स्टार्ट हुआ था तो जो हार्मोन की डोजेस वगैरह थी उससे हो सकता है कि उसमें, सो इट्स लाइक हार्मोन दे रहे हैं तो हाइपरप्लेजिया इज अ थिंग, बट कैंसर तो नहीं है उससे. सो यू कैन टेक HRT, नो इश्यूज. हाँ, तो मुझे लगता है HRT को लेके अच्छा, बहुत एक बड़ा चीज और भी है, कैंसर किसी को भी हो सकता है. Right. तो जो HRT ले रही है उसको भी हो सकता है. सो प्लीज डोंट लिंक इट विद HRT. Right. बिल्कुल ठीक बात है. क्योंकि HRT मोर एंड मोर एवरी वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन में प्रूव हो चुका है कि वो कैंसर नहीं करता है. इट्स वेरी लो डोज एस्ट्रोजन जो आपके सिम्टम्स को रिलीव करता है. बेसिकली जब आपका हार्मोन ही नहीं है तो बॉडी को हार्मोन तो चाहिए ना टू And फंक्शन. there should be a balance of estrogen and progesterone. So HRT takes care of that. ओह यस, ट्रू दैट. बिल्कुल हमारा वो बैलेंस बिल्कुल खराब हो जाता है. एंड देन द फीमेल बॉडी विल गेट ऑल दोज प्रॉब्लम्स एंड विल बी फाइटिंग फॉर इट. एक चीज़ मुझे पूछनी थी. लोगों को बहुत ज़्यादा बैकएक रहता है. तो बैकएक के लिए कुछ बता सकते हैं आप कि कौन से कैंसर से एसोसिएटेड है, या फिर अगर किसी को क्रॉनिक बैकएक है तो वो क्या बैक करें? एक्चुअली यूजुअली कैंसर के साथ एसोसिएटेड नहीं होता. अभी आप जैसे बैठे हो ना, तो दिस इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ बैक. क्योंकि हमारा posture. पोस्चर, हमें आदत होती है, किसी को भी जो भी ऑफिस गोइंग है, Right, सामने right. कंप्यूटर रखा है, Right. लैपटॉप रखा है, तो हम ऐसे बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए. राइट. सो दिस पोस्चर, हमारी स्पाइन जो है वो ऐसे होनी चाहिए. तो Right. हमारा स्पाइन जब ऐसे होता है तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैकएक. सो I कैंसर think, तो हम सोच backache सकते से हैं कि अगर बैकएक है जो ठीक ही नहीं हो रहा किसी चीज से, यू शुड गेट एन सिंपल एक्सरे डीएल स्पाइन. यू कैन सी कि हाँ, एक्सरे में कुछ चेंजेस तो नहीं है, कुछ कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, या फिर कहीं कोई डिस्क आई थिंक वो कोलैप्स जो तो नहीं है. फ्रैक्चर्स हैं वो भी आपको बहुत कुछ बता देते हैं कि आपके बोन्स इतने क्यों वीक हैं, या व्हाई देयर इज अ कंप्रेशन फ्रैक्चर, या कुछ वो प्रॉब्लम आई कहाँ से. राइट. बट लाइक गोइंग इज स्पाइन में मेटास्टेसिस होके उसको फ्रैक्चर हो जाना, तब तक आपके और भी
कई सिम्टम्स आ वो जाएंगे तो अपने उन्होंने प्राइमरी ignore कर ही दिया, वो तो इग्नोर कर प्राइमरी ही दिया डिजीज उनको के। पता। लेकिन क्या है ना, लोगों को ये बैकएक वाली चीज बड़ी याद रहती है कि हमारे बैकएक बैक एक यूजुअल मोस्टली पोस्चर की वजह से होता है, या सीवियर बैक एक, पैरालिसिस, सो दिस कैन बी अ सिम्पटम ऑफ मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस। अब मेरा आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को लेके है। ऑब्वियसली पेरेंट्स को बहुत ही स्ट्रेस होता है बच्चों को लेके कि हमारे बच्चों में कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं, या हमें क्या ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए कि बच्चों का कैंसर या तो टाइम से पता चल सके, या अगर अब हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। बच्चों में जो मेनली कैंसर्स होते हैं, एक तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज वो It is so जेनेटिक होते genetic, हैं, it is so genetic. दोज आर जेनेटिक, लिम्फोमास, But how do ल्यूकीमिया। they see the symptoms, ताकि वो किसी के पास जल्दी आ जाए बच्चों के लिए। तो बच्चों में जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स होते हैं ब्लड कैंसर, सो उसमें क्या होता है कि लाइक फीवर आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसे कोई आपने एक नॉर्मल टेस्ट करा है, फीवर आ रहा था, आपने एक सीबीसी करा लिया, टीएलसी 1 लाख है, अब आप इस चीज़ को तो नहीं इग्नोर कर सकते ना, बिल्कुल भी नहीं, है ना, करना भी नहीं चाहिए, बट अगर जिन्होंने किया है तो आई डोंट नो, बट तो अब आप जाओगे किसी डॉक्टर के पास, है ना, तो वो आपको कहेंगे कि बोन मैरो एग्जामिनेशन करना है बिकॉज दैट विल टाइप द ल्यूकीमिया। बिना टाइप के कैसे ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली, सो दैट विल टाइप द ल्यूकीमिया एंड देन ट्रीटमेंट विल बी स्टार्टेड। अब अगर वहाँ पे आपने बोन मैरो एग्जामिनेशन डिनाई कर दिया कि नहीं जी हम नहीं कराएंगे, तो हम तो कुछ और ट्रीटमेंट करा लेंगे, हम झाड़ फूक करा लेंगे, हम ये करा लेंगे, तो आई थिंक दीज आर वन ऑफ द कॉजेज की जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं और डिजीज बढ़ता है। तो राइट, आई टोटली एग्री टू। मतलब बच्चों के केस में पेरेंट्स बहुत ही कंसर्न रहते हैं, और अगर हम ऐसी कोई अवेयरनेस उनको देना शुरू कर दें, आई थिंक स्कूल्स में हर जगह, कि अगर बच्चे को फीवर नहीं जा रहा है, अगर बच्चों को कुछ कमजोरी ज़्यादा रह रही है, हीमोग्लोबिन बहुत कम है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, तो आई थिंक पेरेंट्स के लिए हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो इस टाइप का अवेयरनेस प्रोग्राम होने ही और चाहिए। इसके अलावा जो बच्चों में कैंसर्स होते हैं लाइक नेफ्रोब्लास्टोमा हो गया, तो जो एब्डोमेन कैंसर्स होते हैं, तो आप देख सकते हो कि आपके बच्चे को, अब नॉर्मली छोटा बच्चा ही है, उसे तेल लगा रहे हैं और हमें लगता है कि अरे इसके एब्डोमेन में कोई लंप है, राइट, डोंट इग्नोर दैट बिकॉज बच्चों में होते हैं कैंसर और वो पूरी तरह से ठीक होने वाले होते हैं। मैं वही कहना चाहती हूँ हर बार कि बच्चों के कैंसर तो कैसे भी डिटेक्ट कर लो, क्योंकि वो ठीक हो सकते हैं, क्यूरेबल है कैंसर का, ये मिथ तो पहले दिमाग से हटा दो। मैंने कितने लोगों को आज भी सुना, जब मैं वर्ल्ड कैंसर डे में बात कर रही थी लोगों से, कि यार कैंसर हो गए आप तो मरेगा ही आदमी। अरे ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं इतना है। recent मैंने advances हो चुके 10 हैं। साल और 20 साल के भी फॉलोअप्स देखे हैं लोगों को कि जिनकी सर्जरी 20 साल पहले हुई थी एंड दोस आर फाइन। कैंसर होते ही लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मुझे लगता है अगर आपको कैंसर हुआ है, टेक दी हेल्प ऑफ अ डॉक्टर, मीट दी काउंसलर। बेकार के रिलेटिव की बात सुन के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जाने से तो अच्छा है कि 3 लोगों से बात करो, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके कैंसर के डॉक्टर और आपके काउंसलर, इन तीनों के संपर्क में रहो, न्यूट्रिशन अच्छा लो, दवाई ठीक से लो, काउंसलिंग ठीक से करवाओ। और जहां तक हल्दी के पानी पीने की बात है, आप पियो, वो कोई तो मना नहीं कर रहा, daily हल्दी पी लो। बिल्कुल ही अच्छी चीज है, हल्दी बिल्कुल भी खराब नहीं है, लेकिन हल्दी इज लाइक, हल्दी कैन नॉट बी अ ट्रीटमेंट। आप हल्दी पियो, आप कच्ची हल्दी पियो ना, हो सकता है आपको कैंसर ही नहीं हो। सो मैं समझ अगर रही हूँ, आप जो नहीं मुझे हुआ, बता रहे हो ना, मतलब हाँ। हल्दी को लेके लोगों का इतना बड़ा मिथ है ना कि हमें चोट लगे तो हल्दी पी लेंगे, हमें ये हो नहीं, ठीक गया। है, हल्दी में बहुत सारे गुण हैं, बट जो कैंसर तेजी से बढ़ रहा है ना, उसको वो खत्म करने जितना गुण नहीं है। हल्दी इतनी पोटेंट ट्रीटमेंट नहीं है। आप हल्दी लो बट अपना ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू रखो, हो सकता है आप हल्दी आपको हेल्प कर दे वो ट्रीटमेंट अच्छे से झेलने में। बिल्कुल बिल्कुल, वो एंटी इंफ्लेमेटरी है, हेल्प जरूर करेगी, पर वो क्योर नहीं कर सकती। क्योर तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट ही करेगा। आई थिंक बहुत रिसेंट एडवांसेस हो चुकी है इम्यूनोथेरेपी के बारे में, कैन वी हैव सम लाइट ऑन? श्योर, इम्यूनोथेरेपी जो होती है वो बेसिकली इट इज लाइक टारगेटेड ट्रीटमेंट एंड लाइक one common immunotherapy drug that is pembrolizumab. So it acts on a like receptor PD1 and PDL1. So I think it is immunotherapy is targeted. therapy. So first we test that receptor कि वो receptor हैं उसमें नहीं, उस ट्यूमर में, और अगर है then we give immunotherapy. तो मतलब कैंसर की ट्रीटमेंट ने कितनी एडवांसमेंट कर ली है कि मैं बस इम्यूनोथेरेपी तक आ चुकी हूँ। Immunotherapy and स्टिल पीपल आर सेइंग कैंसर हो गया तो अब डिप्रेशन में ही चले जाओ, अब ब्लैंकेट में घुस जाओ, घर में बंद हो जाओ और सीधा सोचो कि अब तो हम मर गए। हाँ, तो that is not to be done. या ऑल्टरनेट मेडिसिन में चले जाते हैं। हाँ, आपके डॉक्टर्स आपकी हेल्प करने के लिए हैं, हर जगह हैं। सो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें
और उसका पहले तो उनसे आप चाहो तो अपने डॉक्टर से फर्स्ट डे पूछ लो कि मेरा इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, और आप उसी समय से मन बनाना स्टार्ट कर दो कि हाँ मुझे ये ट्रीटमेंट लेना है इसमें। मतलब देखो एक्चुअली में कहते हैं, बड़ी ओल्ड सेइंग है, खाना भी शरीर को तभी लगता है जब हम खुश होके खाते हैं। Yes. मन से हम जब कोई चीज़ करते हैं, तो अगर आपने वो दवाई मन से ले ली और वो खाना जो न्यूट्रिशन है और जो मेंटल हेल्थ आपने अपनी मेंटेन की विद योर फैमिली सपोर्ट, विद सपोर्ट ऑफ अदर पीपल, योर फ्रेंड्स, आपने बंद नहीं किया बाहर जाना, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, अपनी लाइफ को जीना, तो कैंसर को डिफीट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और जैसा कि वो कहते हैं ना, लेट्स नॉट फियर, लेट्स फाइट विद कैंसर। Yes. हमें कैंसर से डरना नहीं है, लड़ना है, और खुद को खुश रख के लड़ना है। और खुश रखने के लिए ना बहुत कम चीज़ें लगती हैं, फैमिली, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना हमारे एंड लिए। फिजिकल एक्टिविटी, यू शुड नॉट जस्ट लाई डाउन अच्छा, ऑन ये योर मुझे बेड। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी इस बारे में। ये कैंसर के ट्रीटमेंट में लोग बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी बंद कर देते हैं। नहीं नहीं, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है दैट कैन बी हीलिंग। सो ये जो मतलब मैं तो कहती हूँ, जब आप कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हो तो योगा करो। बिल्कुल ठीक मैं अपने बोला पेशेंट्स आपने। को कहती हूँ आप योगा करो, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने कैंसर पेशेंट में गायब देखी है, मतलब लोग इतने डिप्रेस हो जाते हैं और लोग इतना अपने आप को कमजोर बना लेते हैं कि मैं तो कमजोर हूँ। नहीं देखिए, थोड़ी कमजोरी तो कीमोथेरेपी जब चलती है तो आती है, डेफिनेटली आई है ना? एग्री टू दैट। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बेड रिडन हो जाओगे, कि अब आप बिस्तर पे ही पड़ गए, ऐसा नहीं है। आप यू हैव टू बी एक्टिव। Of course. Okay, hi. So we will be taking a short break because एक small break